आगे बढ़े, अब थ्योरी पार्ट आ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड। तो आपने कोई लिक्विड ले लिया, लेट्स से वाटर में आपने लेट्स से कोई गैस ऐड करी, डिसॉल्व करवाई, या फिर कोई सॉलिड डिसॉल्व करा, लेट्स से NaCl हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना। तो उनकी क्या सॉल्युबिलिटी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे कि गैस कितना सॉल्युबल है किसी लिक्विड में, या सॉलिड कितना सॉल्युबल है लिक्विड में, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लेट्स से आपने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया, पानी ले लिया, लेट्स से वाटर। अब उसमें आप डिसॉल्व करते रहे कोई सॉल्यूट, लेट्स से NaCl नमक डिसॉल्व कर रहे हो, करते रहे, एक लिमिट आएगी जहाँ पे उसके बाद फिर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। बस जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन होना चाहिए, या तो 1 kg 2 kg, वो आप खुद डिसाइड करो, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी है ना, गिवन अमाउंट होना चाहिए। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसी को एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, और एक आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होगा। लेट्स से आप रूम टेम्परेचर की बात करो 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट आपका गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, उसी को उस सॉल्यूट का क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अगर हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है ना, तो कौन से फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, एक होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर मेनली फॉर गैसेस के लिए होता है। ठीक है। प्रेशर आप बढ़ाओगे घटाओगे इन द केस ऑफ लिक्विड, या फिर आप लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हो, या लिक्विड में आप कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ती है। ठीक है, वहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है प्रेशर का फैक्टर। चलिए, तो डिसोल्यूशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू अ लिक्विड, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट कम मात्रा में होगा, एंड सॉल्वेंट लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। तो जब आपने सॉलिड को लिक्विड में क्या करा? ऐड करा, इट्स पार्टिकल मिक्स यूनिफॉर्मली विद द सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट क्या प्रोसेस रहेगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो इस प्रोसेस को, जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। आप डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे नमक को पानी में, चीनी को पानी में, क्या समझ में आ रहा है? वो डिसॉल्व हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इट मिक्स यूनिफॉर्मली विद द सॉल्वेंट। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? समटाइम्स जो डिसॉल्व सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? सॉल्यूशन में अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। दे कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स। मतलब वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे सपोज ये ऐसा होता है कि आपने लेट्स से बहुत एक क्या बना रखा है? नमक का सॉल्यूशन बना रखा है, NaCl इन साल्ट इन वाटर। अब जितना मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता था, आपने क्या करा? डिसॉल्व कर दिया। अब और ज़्यादा डिसॉल्व हो सकता है? नहीं। तो अगर आपने और भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करे, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में पहले से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनको वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके पुश करके उनको कहाँ ले आएंगे? सॉल्यूशन से बाहर, और वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स अपीयर हो। इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उसकी तो एक क्या है? कैपेसिटी है भाई, जितना डिसॉल्व करना था कर लिया। अब जो आ रहे हैं अगर उनको डिसॉल्व करेगा तो किसी को तो निकालना पड़ेगा, क्यों? घर लेट से किसी कमरे की कैपेसिटी है ना 10 लोगों की है, अगर 2 लोग आएंगे तो इसका मतलब 2 लोगों को बाहर किक आउट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो किक आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। जब आप ऐड करते हैं सॉल्यूट को, क्रिस्टल्स होते हैं, और जब वो डिसॉल्व हो गए तो बाकी जो बाहर आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्या समझ में आया?
तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल पहले से जो डिजॉल्व हैं वो बाहर आ जा रहे हैं। कहाँ आ जा रहे हैं? बाहर। क्यों? अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, लेट से कोई फैक्टर है टेम्परेचर कम कर दिया, सॉल्युबिलिटी अगर कम हो गई तो और ज़्यादा वो डिजॉल्व तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो जो जितनी उसकी कैपेसिटी है डिजॉल्व करने की उतना ही वो कंटेन करेगा और बाकियों को क्या कर देगा? बाहर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इसको क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्या समझ में आई ये बात? तो इसमें क्या होता है? कोलिजन वगैरह होता है और कभी कभी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है, जैसे टेम्परेचर वगैरह पढ़ेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ये तो सॉल्युबिलिटी की क्या हो गई? डेफिनेशन ही थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक और गिवन टेम्परेचर। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। कभी आपने सुना होगा यार अब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बिल्कुल सैचुरेशन लेवल आ चुका है, मतलब जितना एंटर करना था दिमाग में उतना ही एंटर हो चुका है, अब एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है ना। इसलिए जितना ऐड हो सकता था, सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था, मैक्सिमम हो गया है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। की पॉइंट क्या है? नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व नाउ। सही बात है भाई, मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो चुका है। एनी एक्स्ट्रा सॉल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व। अगर एक्स्ट्रा डालोगे तो वो अनडिसॉल्व होगा, पड़ा रहेगा वो, है ना, डिसॉल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन इट्स मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी। अब सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट में आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम अमाउंट में ऐड नहीं करा तो इसका मतलब अभी भी क्या है? स्कोप है टू ऐड मोर सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को जिसमें अभी भी स्कोप है फॉर मोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। गॉट इट? की पॉइंट, मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। अभी और ऐड किया जा सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अब हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। डेफिनेशन क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। सपोज किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर में जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उतना तो डिसॉल्व कर दिया, लेकिन किसी तरीके से आपने थोड़ा और सॉल्यूट डिसॉल्व करने में आप कामयाब हो गए, तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा ही आपने थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट इज़ अनस्टेबल होता है। मतलब थोड़ा सा भी आपने सेक करा तो जितना एक्सेस अमाउंट में आपने डिसॉल्व करा होगा वो थोड़ा सा उतना बाहर निकल जाए, क्योंकि जितनी कैपेसिटी उतना ही डिसॉल्व करे रखेगा। गॉट इट? हाँ, तो इस तरीके से आपने उसको क्या कर दिया, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लो, जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा ही थोड़ा कर ले। जैसे लेट से किसी कोई पर्सन है जिम में, वो 400 किलो तक की उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, कभी कभी वो 400 किलो एंड समथिंग 10 ग्राम उठा दिया उसने, है ना, समहाउ किसी तरीके से किसी की हेल्प ले ली या जो भी है, लेकिन थोड़ा सा वो हेल्प हटी तो वो उतना मास क्या हो जाएगा, उसको फेंकना ही पड़ेगा, और बाकी 400 kg वो स्टिल ही कैन मैनेज टू, है ना, लिफ्ट। क्या समझ में आया? हाँ, तो कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं। किसी तरीके से आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हाईली अनस्टेबल, थोड़ा सा आपने सेक करा, क्या हो जाएगा, जितना एक्सेस अमाउंट में आपने डिसॉल्व करा वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक्सेस सॉल्यूट में क्रिस्टलाइज आउट ईजिली, बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। क्या समझ में आया? नाउ अब हम बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? आपने जितना मैक्सिमम अमाउंट में साल्ट डिसॉल्व करना था डिसॉल्व कर लिया, है ना, उसके बाद आपने और डिसॉल्व करा, तो लेट से आपने थोड़ा सा डिसॉल्व करा, तो जितना आपने डिसॉल्व करा उतना ही अमाउंट में बाहर आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेज बोली जाएगी। क्या समझ में आया?
और डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना भी आप डिसॉल्व हो रहा है उतना ही कंटिन्यूसली क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ये चलता रहेगा कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? कुछ डिसॉल्व हो रहा है तो उतना ही कुछ क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए डायनेमिक, ये मोशन में है ना, ये प्रोसेस मोशन में है, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो एट द सैचुरेटेड स्टेज में क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस कंडीशन को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनता जाएगा, डिसोल्यूशन, लेकिन उसी समय आपका क्रिस्टलाइजेशन भी होगा। तो एक रिवर्जिबल प्रोसेस है ये, सॉल्यूशन वापस टूट के सॉल्यूट, है ना, निकाल रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो पार्टिकल्स कीप मूविंग, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, कम इन कम आउट हो रहा है सॉल्यूशन से। देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन बिकॉज बोथ प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। तो बताओ, जितना डिसॉल्व हुआ है सॉल्यूट कहाँ, सॉल्यूशन में, क्या उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा? नहीं होगा। अगर लेट्स से 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है सॉल्यूट, तो 10 ग्राम उसी समय बाहर भी जा रहा होगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। वैसे अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी, क्योंकि जितना उससे डिसॉल्व हो रहा होगा, जितना अमाउंट में उससे, है ना, अलग होकर डिसॉल्व हो रहा होगा, उतना ही अमाउंट में सॉल्यूशन से डिसॉल्व्ड सॉल्यूट बाहर आ जा रहा होगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए तो सॉल्युबिलिटी की एक और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी एक गिवन टेम्परेचर में हम बात करेंगे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हुआ है सॉल्यूट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट में अगर आप सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड। तो सॉल्युबिलिटी मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। क्या समझ में आया? और यहाँ पे हम गिवन सॉल्वेंट को कितना लेंगे, 100 ग्राम। समझ में आया? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे इसकी, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज मोलर सॉल्युबिलिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। कितने मोल्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम मोल्स में बात करेंगे, ग्राम में नहीं। किस में बात करेंगे, मोल्स में। तो मोल पर लीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, यानी कि यहां भी आप कह सकते हो कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास बाय मास में भी आप सॉल्युबिलिटी बता सकते हो, और आप मोलर सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो अगर आप मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉल्यूट का मोल्स में बता रहे हो और सॉल्वेंट का लीटर में बता रहे हो। तो कितना हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। अच्छा, रिमेंबर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसी का सबसे हाईएस्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ सुपर सैचुरेटेड की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अनस्टेबल है ना। ठीक है, चलिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और अगर कंसंट्रेशन कम रह गया तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। आप लिक्विड लो और उसमें हम क्या डिसॉल्व करने वाले हैं, सॉलिड। समझ में आया? तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर कैसा है। तो एक रूल आपने कभी सुना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। तो जैसे जो पोलर सॉल्यूट होते हैं ना, वो पोलर सॉल्वेंट में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लेते हैं, आपने पानी लिया, ठीक है, वाटर कैसा होता है, पोलर होता है इन नेचर, उसकी पोलैरिटी होती है, डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। जैसे सपोज वाटर में बना रहा हूँ HOH, ये H और O का अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालूंगा तो इस तरीके से आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैं O और H में कौन ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O। तो इधर को होगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यहाँ भी H और O है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस तरफ को डायरेक्शन दिखा देंगे डायपोल मोमेंट। अभी दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, अगर आपने वेक्टर पढ़ी हो ऊपर,
तो इसका मतलब आ रहा है कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, तो ये पोलर हो गया। जिसका भी डायपोल मोमेंट होगा वो पोलर होगा। अब कुछ होगी इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू, वो वैल्यू रख देंगे, तो वेक्टर फॉर्म की तरीके से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन पोलर होता है। कैसे, देखो सी और ओ में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इस यहाँ सी और ओ में, इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ओ की तरफ होगी, क्योंकि ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिकल। जितना इसकी वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट उतना इसकी, दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, तो इस तरीके से इसका डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते कितना आएगा, 0। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको बात? तो यानी कि पोलर का मतलब जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। सॉरी, पोलर कौन होंगे, जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। क्या समझ में आया? और नॉन पोलर कौन होंगे, जिनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये देखा गया है कि जो जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे वाटर है एक पोलर, और NaCl भी क्या होता है, पोलर होता है। क्योंकि NaCl को आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये भी कैसा होता है, पोलर होता है। आयनिक बॉन्ड होता है, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, डायपोल मोमेंट। ठीक है, हाँ। तो आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो इनमें भी क्या होती है, पोलैरिटी होती है। इसलिए पानी में नमक आसानी से घुल जाता है। ठीक है, ऐसे ही शुगर का मॉलिक्यूल देखोगे तो वो भी पोलर होता है, वाटर भी पोलर होते हैं, तो आसानी से क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। नैप्थलीन नॉन पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, इसलिए सॉल्युबल है। बेंजीन कैसा होता है, आपने देखा है बेंजीन का शेप, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे CH बॉन्ड है, तो इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका आपस में, इसका आपस में। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इस तरीके से दिखाते हैं बेंजीन को, है ना। हाँ, हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेना होता है, तो यहाँ का डायपोल मोमेंट ये डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा, यहाँ का ये कर देगा, यहाँ का ये कर देगा, इसलिए बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नैप्थलीन भी नॉन पोलर होता है, डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, NaCl पोलर और बेंजीन, तो ये बेंजीन में NaCl नमक इनसॉल्युबल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, इनसॉल्युबल। अच्छा, आप अगर फिर से देखो, नैप्थलीन है वाटर, नैप्थलीन नॉन पोलर, वाटर पोलर, तो क्या हो रहा है, तो पानी में अगर नैप्थलीन डालोगे तो हाँ, घुलेगा ही नहीं। क्या समझ में आई बात है? चलिए, तो पहला फैक्टर हमने क्या देखा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर पोलर है, पोलर में ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। कौन सा केस देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब दूसरा फैक्टर देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ 3 केसेस होते हैं लिक्विड में, अगर आप सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो तो 3 केसेस ऑब्जर्व होते हैं। पहला केस है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड की क्या हो रही है, इंक्रीज। जैसे KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, ये सॉल्यूट हैं। Ki हो गया, NH4Cl हो गया, AgNO3 हो गया। तो इनकी सॉल्युबिलिटी लेट से पानी में क्या हो रही है, या क्या हो रही है इनकी, हाँ, सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो रही है अपने सॉल्वेंट में। ठीक है, जो भी इनका सॉल्वेंट होगा। तो ऐसा क्यों होगा, आप ग्राफ से देख सकते हो। जैसे AgNO3, ये सॉल्युबिलिटी है ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। AgNO3 की बढ़ रही है, Ki की बढ़ रही है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। दिख रहा है आपको, इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी लिक्विड में क्या होती है, अपने सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप सॉल्युबल भी होने चाहिए ना, तभी सॉल्युबिलिटी की बात करोगे। तो पोलर में आप पोलर को ही क्या करोगे, ऐड करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे पानी है, अगर रूम टेम्परेचर में आपने डिसॉल्व करा, एक मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो गया, कौन, नमक ले लिया लेट से सॉल्यूट। अब उसके बाद आपको और डिसॉल्व करना है नमक, और भी नमक रखा है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और भी नमक ऐड हो जाएगा। अगर पानी को और खोलता हुआ कर दोगे तो और भी ज़्यादा चीनी ऐड हो सकती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो रीज़न क्या है, ऐसी जो आप रिएक्शन करवाते हो सॉलिड और सॉल्यूट में आपस में क्या हो रहा है, मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। रीज़न क्या है, ऐसी प्रोसेस आपकी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक है। क्या होती है, मतलब इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूट में सॉल्वेंट आपने ऐड करा और हीट दे दी तो क्या बन रहा है आपका, और ज़्यादा सॉल्यूशन में क्वांटिटी बढ़ रही है सॉल्यूट की। डेल्टा एच क्या लिखोगे, पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर आप यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओगे, कौन सा प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या कहता है, अगर आप किसका अमाउंट बढ़ाओगे, लेट से रिएक्टेंट्स का अमाउंट बढ़ाओगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा जहां पे जो आपने ये काम किया है उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस इफेक्ट को वो क्या करेगा, नलीफाई करेगा। जैसे मैंने सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाई, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाई, तो वो क्या चाहेगा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या हो जाए, जितना भी आपने बढ़ाया उतना कम हो जाए। तो कम कैसे हो सकता है, अगर जो भी आपने रिएक्टेंट बढ़ाया है उसको रिएक्ट करवा दे और क्या बना दे, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? अगर आपने प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि वो आपके इफेक्ट को नलीफाई करेगा, जो भी आप करोगे उसका उल्टा करेगा। क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपने हीट करा तो हीट भी आप एज अ रिएक्टेंट मान लो, तो हीट आपने बढ़ाई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अगर ये बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, इस तरफ। तो इस तरफ जाएगी तो और ज़्यादा सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा, और ज़्यादा सॉल्यूशन बनेगा। क्या समझ में आई बात? इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो हीट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, गॉट इट। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसे केस में तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बस केस क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन सब का क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। अच्छा, आप देख रहे हो कुछ किया क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, Li2SO4, लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, ये ऐसे सॉल्यूट है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट रही है, तो ये दूसरा केस आ जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट .H2O, देख रहे हैं आपको। रीजन क्या है, इनकी जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब वहाँ पे हीट निकल रही है, तो इसका ध्यान रखिएगा, हीट यहाँ पे निकल रही है, डेल्टा H नेगेटिव होगा। अगर आप ध्यान से देखें, हीट कहाँ है, राइट हैंड साइड, कहाँ है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो राइट हैंड साइड में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी। तो यानी कि सॉल्यूशन में से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट में से थोड़ा सॉल्यूट अलग होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है, गॉट इट। इस तरीके से देखना तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो यानी कि सॉल्यूट, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्या समझ में आया? ये वो सॉल्यूट्स हैं जिनमें ऐसा देखा जाता है। चलिए, आप तीसरा भी एक केस आता है, क्या दिख रहा है आपको, हाँ नहीं दिख रहा तो बड़ा कर देते हैं। इरेगुलर बिहेवियर है कहीं पे। अगर आप देखोगे पहले वाले केस में कंटिन्यूस कर्व बन रहे थे, कैसे कर्व बन रहे थे, दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस है ये पूरा, ठीक है, हाँ, कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स दिख रहे थे। अब यहाँ पे आपको देखो ब्रेक्स दिख रहे हैं, पहले बढ़ रहा था फिर घट गया, बढ़ा फिर उसके बाद कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो कुछ सब्सटेंस होते हैं, सब सब्सटेंसेस इंक्रीज फर्स्ट एंड देन
उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, इसका एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 32.8 डिग्री। बिलो दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर वो सोडियम सल्फेट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है, Na2SO4.10H2 डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में। अगर अबव दिस टेम्परेचर 32.8 वो Na2SO4 सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये दिख रहा होगा आपको, आपको Na2SO4 दिख रहा है, यहाँ ही सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ये टेम्परेचर अचीव हुआ 32.8 डिग्री, इसका सॉलिड फॉर्म चेंज हो जाता है और वो Na2SO4 वाला सॉलिड फॉर्म ले लेता है। यहाँ डेकाहाइड्रेट वाला सॉलिड फॉर्म था वो अलग होगा, यहाँ पे वाटर ही निकल जाता है और Na2SO4 का सॉलिड बनता है। तो दोनों सॉलिड फॉर्म्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस वजह से आपका ये कौन सा पॉइंट दिख रहा है, एक सडन ब्रेक दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको सडन ब्रेक, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। ये डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ समझ में आई? ग्राफ में आपको सडन ब्रेक दिखेगा, डिसकंटिन्यूअस कर्व दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है। सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन सॉलिड स्टेट, वन सॉलिड फॉर्म टू, बिल्कुल ये इसका रीजन होता है, टू अनदर फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हमने कौन सा फैक्टर देखा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम तीसरा फैक्टर देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, सॉलिड को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में तो प्रेशर को कोई अफेक्ट नहीं होता है। अब जैसे आपने पानी है, पानी में आपने नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, सॉल्यूशन बना दिया। अब प्रेशर अभी बाहर का कितना लग रहा है सॉल्यूशन के ऊपर? 1 atm प्रेशर। इसको 10 भी कर दो, 15 भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा क्या डिसॉल्व होगा? नमक नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर सॉलिड्स प्रेशर हैज़ ऑलमोस्ट नो अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल है, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। चलिए, अब हम केस देखेंगे कौन सा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी हमने कौन सा केस देखा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। डेफिनेशन: इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस which is dissolved in a fixed volume of liquid to form a, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा बनाना पड़ेगा? सैचुरेटेड। कितना मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे गैस में हम क्या बात करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए, प्रेशर मतलब 1 atm। ठीक है, हाँ, डिसॉल्व इन अब फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। एक फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए लिक्विड का। तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस आपका डिसॉल्व हो रही है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जैसे पानी आपने ले लिया एज ए सॉल्वेंट, गैस ले ली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो कोई गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी पानी में सॉल्वेंट और कोई कम होगी। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को? पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस विच रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट डिसॉल्व्स मोर। अगर पानी में कोई गैस रिएक्ट कर जा रही है तो वो ज़्यादा क्या कर लेगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे हाईली सॉल्युबल गैसेस में कौन आती है? अमोनिया। अमोनिया पानी के साथ क्या कर लेगी? रिएक्ट कर जाएगी। HCl भी पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। SO2 भी पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये ज़्यादा हाईली सॉल्युबल क्यों है? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर। लेस सॉल्युबल कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। ये कम सॉल्युबल है क्योंकि कम रिएक्टिव है। क्या समझ में आया? चलिए, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड देख रहे हैं, गैस लिक्विड में। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। फॉर मोस्ट गैसेस जो डिसोल्यूशन है, मतलब गैस डिसॉल्व होगी किसमें? लिक्विड में। वो कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलेगी। अगर हीट निकलेगी तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड्स, क्योंकि हीट तो राइट हैंड साइड में ना एक्सोथर्मिक में। तो अगर हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, तो इसका मतलब गैस कम डिजॉल्व होगी। सॉल्यूशन राइट में होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेफ्ट में होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट थोड़ा अलग हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोस्ट गैसेस के लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। तो गैस प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, एक्सोथर्मिक के लिए क्या है केस? हीट राइट हैंड साइड में होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो गैस अलग हो जाएगा सॉल्वेंट से, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्या समझ में आया? अच्छा, एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक रिमेन्स फिजी व्हेन कोल्ड, जब कोल्ड होता है तो फिजी होता है, बट लूजेस गैस ऑन हीटिंग। थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो उसमें से गैसेस बाहर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी उसमें क्या है? गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस उसमें घुली रहती है, लेकिन जैसे ही हीट बढ़ाएंगे तो, इसलिए उसको ठंडे में रखना पड़ता है। किसको? कोल्ड ड्रिंक्स को, ताकि उसके अंदर गैस बनी रहे। अगर हीट कर दिया, गर्मी में ले आए तो गैस निकल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी गैस की, तो वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगी। क्या समझ में आया? अच्छा, एक्सेप्शनल केस, एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे हाइड्रोजन है एंड इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह होते हैं, दे शो अ स्लाइट इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन इन सम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? बेंजीन ले लो, ठीक है, बेंजीन हो गया आपका, एसीटोन हो गया, ये सारे आपके नॉन एक्वस, मतलब पानी वाले जो नहीं होते सॉल्वेंट, पानी को छोड़ के बाकी, उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? थोड़ी सी बढ़ जाती है, अदरवाइज घटनी चाहिए। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर फॉर गैसेस, अगर बाहर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ एंटर कर जाएंगे? सॉल्यूशन में, और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस के केस में। हाँ, अगर लिक्विड में गैस डिजॉल्व कर रहे हो, लिक्विड में अगर सॉलिड या लिक्विड डिजॉल्व करोगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, गैसेस में ही ये इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। चलिए, रीजन क्या होता है? हाई प्रेशर फोर्सेस मोर गैस मॉलिक्यूल्स इनटू द लिक्विड, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक, हाई प्रेशर से ज़्यादा गैस उसमें डिजॉल्व करी जाती है। सोडा वाटर प्रेशर का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, और ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ाना है सिलेंडर में तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो और ज़्यादा गैस, ऑक्सीजन गैस एंटर कर जाएगी। क्या समझ में आया? चलिए, अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की, ठीक है। ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी आपने क्या देखा कि जितना ज़्यादा, जैसे पानी है, कोई लिक्विड ले लो, लिक्विड, उसके ऊपर गैस है, अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा ऊपर तो उसकी जो अमाउंट होगी या कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। जो गैस है, कोई लिक्विड ले लिया और गैस है, गैस अगर लिक्विड सरफेस से बाहर है, अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ एंटर करेंगे? लिक्विड में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हेनरी ने लॉ के फॉर्म में ये दिया था स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर अगर प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज़्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। क्या समझ में आई बात? हाँ, तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है? पहला फॉर्म है कि मास ऑफ द गैस जो कि डिसॉल्व हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस जो कि सॉल्यूशन के कहाँ है? बाहर है। अगर मैं पिक्चर के फॉर्म में दिखाऊं तो लेट से ये लिक्विड है, दिख रहा है आपको? लेट से इस तरीके से पिस्टन बना दिया मैंने, क्लोज्ड है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी गैस है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, दिख रहा है? तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स, अब प्रेशर ज़्यादा है तो इनके गैस के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ एंटर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे उसकी जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व होंगे,
गॉट इट? तो ये कहना चाह रहा है कि जितना मास कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे। किसका? गैस का। मास ऑफ द गैस सॉल्यूशन में देखेंगे और प्रेशर कहाँ देखेंगे? गैस का अबव द सॉल्यूशन सरफेस या अबव द सॉल्यूशन। तो यहाँ अगर ज़्यादा प्रेशर होगा किसका? गैस का, तो उसका जो मास डिसॉल्व होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा। सपोज मैंने पिस्टन में प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो पिस्टन में प्रेशर अप्लाई करा तो पिस्टन कहाँ चले जाएगा? नीचे चले जाए तो गैस का वॉल्यूम कम, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ एंटर कर जाएंगे? सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर बढ़ गया। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या समझ में आ रहा है? ये दो फेज देखने हैं, एक सॉल्यूशन का फेज और एक ये गैस वाला फेज। गैस फेज में प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का, तो सॉल्यूशन फेज में डिसॉल्व्ड गैस का मास ज़्यादा होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के पी। तो एक फॉर्म ये हो गई, मास इज इक्वल टू के टाइम्स पी, जहाँ पे के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या समझ में आई बात? इमेजिन कर लिया। अब दूसरा फॉर्म होता है P इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्रेशर कहाँ ज़्यादा है? सॉल्यूशन के ऊपर, गैस का। गॉट इट? अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे, तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। लिख सकते हैं काई इज द मोल फ्रैक्शन। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा, मोल्स ज़्यादा होंगे उसके, तो मोल फ्रैक्शन भी। आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो एक कांस्टेंट आ गया KH। इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या समझ में आया? तो कभी किसी केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, कभी किसी केस में क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हेनरी लॉ की बात कर लेते हैं, कैसे हम इसका स्टेटमेंट बोलेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज। ऊपर दिख रहा है आपको गैस है, सॉल्यूशन के ऊपर क्या है? गैस। तो वहां पे उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब गैस अकेली गैस है, ठीक है। तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उसे उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे यहां आपका एयर है, एयर का प्रेशर कितना है? 1 atm है। इसमें और भी तो गैसेस का मिक्सर है, ये नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78 या 79% है, 78% है बाई मास। कहाँ? तो अगर 1 atm प्रेशर है तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm का 78%, तो 0.78 atm किसका प्रेशर हो जाएगा? नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कराएगा, क्योंकि उसी का इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्या समझ में आया? तो 1 atm एयर का है, कलेक्शन ऑफ गैसेस का, और नाइट्रोजन का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। कितना होगा? 1 atm नहीं होगा, कम होगा। हर गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। नाइट्रोजन ने 78% प्रेशर एक्सर्ट करा, तो 1 का 78% कितना होगा? 0.78। तो 0.78 atm किसका प्रेशर होगा? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का लेट्स से 21% है, तो 0.21 atm सबका ऐड हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? सारी गैसेस का ऐड होके, पार्शियल प्रेशर ऐड होके 1 atm। क्या समझ में आया? तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। अभी ऊपर आपने जो स्टेटमेंट देखा ना, जो रिलेशन मैथमेटिकल, इसी स्टेटमेंट से आया है। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू KH इंटू काई। अगर आप ध्यान से देखो KH की यूनिट क्या होगी? देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है तो KH और P के बराबर है, तो P की जो यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। तो द यूनिट ऑफ KH विल बी एटमॉस्फेयर या फिर बार या फिर किलो बार। क्या समझ में आई बात? चलिए अब हेनरी लॉ की बात हम कर लेते हैं। मैथ्स आती है आपको? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो ओरिजिन से पास होती है?
y बराबर mx, यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप। क्या समझ में आया? ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है? अभी आया नहीं है? हाँ 11th में नहीं थी क्या? अच्छा उसमें, हाँ तो ना नहीं 11th क्या नहीं। चलो अच्छा, अगर मैं आपको हेनरी लॉ वाली इक्वेशन लिखूं, P इजिकल टू के एच इंटू काई, अगर मैं P को y एक्सिस में बनाऊं, दिख रहा है आपको पार्शियल प्रेशर y एक्सिस में, और काई को x एक्सिस में, ये मोल फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, काई x एक्सिस में रिप्रेजेंट करो, तो y ये हो जाएगा P और x आपका काई हो जाएगा, तो के एच आपका क्या हो जाएगा? स्लोप। कैसी इक्वेशन दिख रही है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो के एच क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? तो स्लोप क्या हो जाएगा? के एच। तो ये आपकी किसकी इक्वेशन होती है? जो ओरिजिन से पास होती है, उस लाइन की इक्वेशन। ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसे जा रहा है, और इसका स्लोप अगर आप निकालोगे, ये एंगल अगर आपको थीटा पता है तो tan थीटा, तो स्लोप इजिकल टू tan थीटा, तो स्लोप आपका के एच दे देगा। क्या समझ में आया? हाँ, तो ये आपने कोई गैस लिए, HCl गैस ले रखी है ना, और आपने किसमें सॉल्यूशन बनाया इसका? साइक्लोहेक्सेन लिक्विड में। तो वहाँ पे आपका फिर जो भी डेटा मिला उससे आपने ये ग्राफ बनाया। तो हमेशा ग्राफ कैसा मिलेगा? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे। क्या समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस इन वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो वाटर में आपका गैसेस का क्या है? सॉल्यूशन है। तो आपने हीलियम मिलाया, टेम्परेचर 293, तो के एच की वैल्यू क्या आई? 144। अच्छा, आपने हाइड्रोजन मिलाया 293, के एच की वैल्यू कम है, वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटल। आपने नाइट्रोजन मिलाया 76, आपने नाइट्रोजन मिलाया 303 टेम्परेचर में, 303 केल्विन टेम्परेचर, और 293 केल्विन टेम्परेचर। तो कम टेम्परेचर में 76 के एच की वैल्यू आई, और ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा आई। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। वो अकेला था हाइड्रोजन, तो उसमें क्या कंपेयर करते हैं? वैल्यू आई तो आई। ऑक्सीजन का देखो, कम टेम्परेचर में कम है के एच की वैल्यू, और ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा है। CO2 298 में 1.67, ऐसी बाकियों का दे रखा है। तो हमारे लिए जो देखने लायक बात है वो ये है, ऑक्सीजन का केस हो गया, और दूसरा नाइट्रोजन। तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ने से के एच भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज़, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से के एच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ बता रखा है, हाँ, के एच इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये हम अभी ये वाली बात अभी हम नीचे करेंगे, ठीक है। ये अभी खाली एक टेबल थी एक्सपेरिमेंटल डेटा की। चलो, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर क्या है? क्योंकि आपने देखा गैस ऑक्सीजन है तो वैल्यू अलग आ रही है के एच की, कार्बन डाइऑक्साइड है तो वैल्यू अलग आ रही है, मीथेन विनाइल क्लोराइड है तो वैल्यू अलग आ रही है, हीलियम आया है या हाइड्रोजन है तो वैल्यू अलग आ रही है। तो अगर गैस का नेचर चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगर कम ज़्यादा कर रहे हो तो के एच की वैल्यू भी वेरी कर रही है। क्या मानते हो? ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंडेंसी है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर में भी डिपेंडेंसी है। तो आपने क्या देखा, एक ही बात है, अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। कैसे होता है? देखो, P इजिकल टू आपने क्या पढ़ा? के एच टाइम्स काई, ठीक है। अगर सपोज टेम्परेचर क्या है? गिवन है, टेम्परेचर क्या है, तो काई इजिकल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन के एच, और के एच क्या हो जाएगा? P अपॉन काई, ठीक है। चलिए अब यहां बताता हूं, फॉर अ गिवन प्रेशर अगर के एच ज़्यादा होगा तो काई क्या होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, इन्वर्स रिलेशन है।
KH ज़्यादा होगा तो KH ज़्यादा होगा तो काई कम होगा, KH कम होगा तो काई ज़्यादा। तो KH की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो काई कम होगी, KH ज़्यादा तो काई कम। काई क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कम तो सॉल्युबिलिटी कम। तो अरे मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे, मोल्स ही कम हो जाएंगे आपके सॉल्यूट के, तो सॉल्युबिलिटी मोल ज़्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन कम, मोल्स कम तो मोल फ्रैक्शन कम, मोल फ्रैक्शन कम तो मोल्स भी कम, मोल्स कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। तो KH बढ़ने से क्या होगा? काई, KH बढ़ने से काई कम हो जाएगा। काई मतलब मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन टर्म है हुआ ये। तो काई कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्या समझ में आई बात? इसलिए बात को आप समझ गए, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। अच्छा चलो अब इस टेबल में आते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे KH की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। O2 वाले केस में देखो 303 वाले केल्विन टेम्परेचर में KH की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर में अगर KH ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, और टेम्परेचर भी यहाँ ज़्यादा हुआ, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्या समझ में आई वाली बात? तो KH ज़्यादा होगा तो वो कब ज़्यादा होगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी कि KH ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, और KH कब ज़्यादा होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, किसकी कम? गैसेस की। समझ में आ रहा है? तो KH ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम। KH कब ज़्यादा होता है? टेम्परेचर ज़्यादा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, किसकी? गैस की। किसमें? लिक्विड में। तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम हो जाएगी। ठीक है? हाँ, ये समझना ज़रूरी है, कंसेप्चुअल में बहुत काम आएगा। तो KH इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये तो आप मानते ही हो। टेम्परेचर ज़्यादा तो KH की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा आ रही थी। देखो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी हमेशा गैस की कम हो जाती है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इट इज़ वैलिड। कब ये वैलिड है, कब आप इन फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो? जब प्रेशर लो होता है तभी ये आप देखेंगे कि ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है। टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। पता चला ऑक्सीजन आपकी डिसॉल्व है कहाँ पे? वाटर में। अब उसने रिएक्ट ही कर दी तो ऑक्सीजन रहेगी फिर वो, है ना? तो कहाँ एप्लीकेबल है? जहाँ पे गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, वाटर। गैस डज नॉट आयनाइज और एसोसिएट। अब गैस ही टूट गई, फिर वो गैस रहेगी क्या? जैसे NaCl अंदर डाला तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सॉल्यूशन में जाएगा तो समझ में आ रहा है? एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया तो फिर मोल्स अफेक्ट हो जाएंगे ना। अब वो एसोसिएट हो गया, दो आपस में मिलके एक हो गए तो मोल्स क्या हो जाएंगे? अफेक्ट हो रहा है ना। हाँ, तो गैस डज नॉट आयनाइज या फिर एसोसिएट, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा एक लास्ट ये कर लेते हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशंस किसका? हेनरी लॉ का। कोल्ड ड्रिंक में हेनरी के लॉ क्या कहता है? अगर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के ऊपर गैस का तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। प्रेशर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। हाई प्रेशर कीप्स CO2 डिजॉल्व, अगर ज़्यादा प्रेशर में आप CO2 को डिजॉल्व करोगे तो ज़्यादा डिजॉल्व होगी। आफ्टर ओपनिंग, अगर आप बॉटल को ओपन कर दोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। विद किसका? गैस बाहर निकलेगी, खत्म, पियो। ठीक है, चलिए। फिश इन लेक्स, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेट्स से ऑक्सीजन गैस की टेम्परेचर कम कर दो तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की पानी में बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो किसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी? मछलियों को या मैराइन लाइफ को। समझ में आ रहा है? तो कोल्ड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन, हैंस फिश आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर। ठंडों में उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि पानी में ज़्यादा क्या होती है, क्या घुली होती है, डिजॉल्व होती है? ऑक्सीजन। क्या समझ में आई बात? हेनरी लॉ यहाँ भी काम कर रहा है। डीप सी डाइवर्स, हाई प्रेशर इंक्रीज नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। जब आप कहाँ जाते हैं? समुद्र में डीप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पानी का। वो प्रेशर से क्या होता है, जो आप एयर ले रहे हो उसमें जो गैस होगी नाइट्रोजन, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में क्या जाएगी? नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन जब आप बहुत तेज़ी से बाहर आते हो, कहाँ? ऊपर की तरफ, रैपिड एसेंट, जल्दी से कहाँ आ रहे हो?
ऊपर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, सरफेस की तरफ। तो ये नाइट्रोजन फिर क्योंकि अब प्रेशर कम होता जाएगा, ऊपर आ रहे हो, तो अब ये डिसॉल्व कम होगी तो निकलना बाहर स्टार्ट कर देगी, और जब ये बाहर निकलेगी बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगी, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, डीकम्प्रेशन सिकनेस के आप शिकार हो सकते हो। रैपिड एसेंट में कॉज बबल्स, ठीक है, आपके वेन से क्या निकलेंगे, CO2 इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। नसों से ही तो बाहर निकलेंगे। ब्लड कहाँ होता है, समझ में आ रहा है, तो बड़ा पेनफुल हो जाता है। गॉट इट? जैसे कोल्ड ड्रिंक से निकलती है ना फिस करके साउंड से CO2, वैसे ये भी बाहर निकलना शुरू होगा, बड़ा पेनफुल होता है, ठीक है। चलिए तो अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा एप्लीकेशन, बस ये ख़त्म ही यहीं पे पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। कहाँ हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, कार्बोनेटेड बेवरेज बनाने में। देख रहे हैं आपको इसमें क्या डिजॉल्व होती है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, बियर, इनमें क्या डिजॉल्व होती है, CO2 गैस डिजॉल्व होती है। हाई प्रेशर में आपने CO2 को क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। तो प्रिंसिपल क्या है, CO2 इज डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। व्हेन बॉटल इज ओपन प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड CO2 कम्स आउट एज बबल्स। इसको एफरवेसेंस बोलते हैं, जब बबल्स के फॉर्म में, मतलब लिक्विड में CO2 निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। समझ में आ रहा है, इसको एफरवेसेंस बोलते हैं। तो हाई प्रेशर मतलब मोर CO2 डिसॉल्व होती है, लो प्रेशर का मतलब CO2 एस्केप्स एज बबल्स। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस में काम आता है। सेकंड है डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रेट डेप्थ में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, तो ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ डिसॉल्व हो जाती है, ब्लड में। ड्यूरिंग रैपिड एसेंट प्रेशर डिक्रीज हो चुका होता है, तो डिसॉल्व नाइट्रोजन अब बाहर निकलेगी एंड दे फॉर्म बबल्स इन ब्लड। समझ में आया? इसका इफेक्ट क्या होता है, इट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो को, ये ब्लॉक कर देगा बबल, ठीक है। इट अफेक्ट्स नर्व इम्पल्सेस को अफेक्ट करेगा। इट कॉजेज सीवियर पेन कॉल्ड अ बेंड्स, बहुत सीवियर पेन होता है बेंड्स, जिसको डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। डीकम्प्रेशन मतलब पहले तो हाई प्रेशर में कंप्रेस होके गैस ज़्यादा आपके कहाँ चली गई थी, ब्लड में डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन डीकम्प्रेशन हुआ, प्रेशर कम मतलब डीकम्प्रेशन, ठीक है। तो उससे गैस क्या हो गई, बबल्स के फॉर्म में। हाउ इज द बैंड्स प्रिवेंटेड, आप बैंड्स को या डीकम्प्रेशन सिकनेस को कैसे प्रिवेंट करोगे। प्रोफेशनल डाइवर्स जो होते हैं दे यूज अ स्पेशल ब्रीदिंग मिक्सचर कंटेनिंग। अभी देखो प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही थी, कौन सी गैस की वजह से, नाइट्रोजन। कितना % होती है नाइट्रोजन, 78% ऐसी होती है, 70%। अब उसकी मात्रा हम कम कर देंगे और उसकी जगह हम कौन सी गैस को मिला देंगे मिक्सचर में, हीलियम को, ठीक है। और ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, वो ज़्यादा नाइट्रोजन जैसा इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मिक्सचर आपको दिख रहा है, इसमें आपने हीलियम ऐड करी और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम कर दिया। वाई इज हीलियम यूज, हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। प्रॉब्लम तो ब्लड में सॉल्यूशन की है ना, सॉल्युबल की। नाइट्रोजन अगर सॉल्व हो जाए, मतलब डिसॉल्व हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन हीलियम आपकी लेस सॉल्युबल है ब्लड में कंपेयर टू नाइट्रोजन। हीलियम एटम्स आर वेरी स्मॉल, और ऊपर से हीलियम जो है इसके एटम्स भी क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। सो दे पास थ्रू टिश्यूज वेरी इजली, बहुत ही ये पास हो जाते हैं टिश्यूज से, विदाउट फॉर्मिंग हार्मफुल बबल्स, कोई बबल्स फॉर्म नहीं करते हैं। तीसरा आप देख रहे हो ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज यूज्ड इन बॉडी मेटाबॉलिज्म में चले जाता है वो, एंड डज नॉट कॉज द बैंड्स। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए एक ये भी बच्चा है, इसको भी कर लेते हैं। हाँ, हाई एल्टीट्यूड्स में हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। देखो जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम, क्योंकि एयर का प्रेशर कहाँ कम होता है, हाई एल्टीट्यूड्स में। तो ऑक्सीजन कम होगी, तो ऑक्सीजन कम होगी तो लेस ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, तो बॉडी टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलेगी। जब ब्लड में ही कम ऑक्सीजन पहुंची है तो जो भी टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। इसका इफेक्ट क्या होता है, एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया मतलब आपको बड़ी वीकनेस फील होती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है, और आप सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी अफेक्ट हो जाती है, पुअर थिंकिंग एबिलिटी होती है। तो लो प्रेशर अगर आपका ऑक्सीजन का होता है तो ब्लड में कम ऑक्सीजन पहुंचती है और उससे क्या होने के चांसेस हैं, एनॉक्सिया। क्या समझ में आया आपको, ठीक है।
इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल करने थे। ठीक है।